Hello guys, welcome to Krishna's daily vlog. My channel name is Next Top Padli. प्यार झूठा था जताया ही क्यों, प्यार झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया, झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे जाना था तो आया, झूठा था जताया ही क्यों, ऐसे तुम कर तू जरा, ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, आजा बेवजह सा ये ऐसे जाना था तो आया ही क्यों, बेदर्द ऐसे तुम कर तू जरा, अगर ह्यूमन बींग्स के अंदर स्किल्स है, नॉलेज है, तो वो डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल कहलाएगा। और डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल क्या तय करता है? पॉपुलेशन की क्वालिटी तय करता है। ठीक है, अगर मान लो आपके यहां लोग हेल्दी हैं और एजुकेटेड हैं, इसका मतलब द क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज गुड। अगर लोग हेल्दी और एजुकेटेड नहीं है, उसका मतलब क्या हुआ कि क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन इज नॉट दैट गुड। ठीक है, तो यही चीज चैप्टर में बताई गई है कि ह्यूमन कैपिटल कैसे डेवलप होगा, हेल्थ और एजुकेशन की मदद से। अब इसके अलावा एक जो मेजर चीज बताई गई है वो बताई गई है बेरोजगारी। ये दुख काहे खत्म नहीं होता रहे। ठीक है, तो अनएम्प्लॉयमेंट अपने आप में एक मुद्दा है जो कहीं ना कहीं ह्यूमन कैपिटल को फॉर्म होने से रोकता है। अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, किस किस प्रकार के हैं, अनएम्प्लॉयमेंट के नुकसान क्या है, ये सारी चीजें इस चैप्टर में बताई गई है। तो ये देखो 2.5 से 3 मिनट में आपको चैप्टर की रूपरेखा बताई। कितने लोगों को समझ में आ गया कि हाँ चैप्टर में आखिरकार हम पढ़ने क्या वाले हैं? गिव मी अ थम्स अप। कितने लोगों को समझ में आ गया कि आखिरकार चैप्टर में हम पढ़ने क्या वाले हैं? बताओ। आईपीएल में कौन सी टीम जीतेगी? बता रहा हूं मैं तुम्हें, ऐसा मारूंगा इधर का गाल उधर घुमा दूंगा। आईपीएल की पढ़िए और यहां अगले 45 दिन तुम्हें सिर्फ एक काम करना है। वो क्या काम करना है? कि एक भी क्लास मिस नहीं करना है। ठीक है, अगले 45 दिन आपको सिर्फ एक काम करना है कि एक भी क्लास मिस नहीं करना है। मैं आपसे, और मतलब देखो सोशल साइंस में तो मोटा माटी अगर आप देखेंगे तो आपके 15 से 16 चैप्टर आ रहे हैं जो सीबीएसई के सर्कुलर के हिसाब से बोर्ड में आना है। ठीक है, छोटे छोटे चैप्टर हैं तो एक दिन लगेंगे, बड़े चैप्टर अगर होंगे तो वो एक दिन से ज्यादा लगेंगे। लेकिन इन चैप्टर्स को आपको क्या करना है? इन चैप्टर्स को आपको बहुत अच्छे से क्लास में अटेंटिवली समझना है। मैं आपको शॉर्ट क्रिस्प नोट्स दूंगा जिसकी मदद, अब देखो ये एक स्लाइड की मदद से आप पूरे चैप्टर को एक बार के लिए रिकॉल कर सकते हो कि चैप्टर में है क्या क्या। ठीक है, तो ऐसे ही शॉर्ट क्रिस्प नोट्स हैं जिनकी मदद से हम क्या करेंगे? पढ़ लेंगे, समझ लेंगे, डिटेल में समझा दूंगा। लेकिन जब आप रिवाइज करोगे तो ऐसे शॉर्ट नोट्स की मदद से फटाक से रिवाइज हो जाएगा। ये तो सर एक चीज होगी, चलो चैप्टर समझ में आ गया। क्वेश्चंस तो मैं आपको बताते चलूंगा कि किस टॉपिक से किस प्रकार का सवाल आएगा। कुछ सवाल भी है और उनके जवाब भी है, और कुछ सिर्फ सवाल है जो आपको अटेम्प्ट करना है ऑन द बेसिस ऑफ चैप्टर जो हमने आज पढ़ा। ठीक है, तो इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी। रही बात, ठीक है, समझ में आया? रही बात टेस्ट की, तो आपका टेस्ट होता रहेगा। गॉट इट? क्लास 10th का बच्चा हूं ना माने कक्षा 10वीं के बच्चे। क्लियर हो गया? तो शुरू करें। ऐप पे क्लास कब से होगी? तो देखो आपकी आज फर्स्ट क्लास एसएसटी की हो गई है। जो हम आपको बताना चाहते थे कि वो बच्चे जो ऐप मतलब उसमें अभय बैच में एनरोल नहीं है वो भी देख सके कि आखिरकार हम करेंगे क्या। एक तरह से डेमो क्लास हो गई। बहुत सारे बच्चे होते हैं ना, एक बार डेमो देख लेता हूं फिर निर्णय लूंगा कि मुझे कह सकते हैं बैच का पार्ट बनना है या नहीं बनना है। तो इसलिए आपको सारी क्लासेस फर्स्ट मिल जाएगी। जैसे फर्स्ट आपकी मैथ्स कल हो गई, फर्स्ट एसएसटी आज हो गई, और कल आपकी फर्स्ट साइंस भी होगी। परसों से आपकी फिर रेगुलर क्लासेस चलेंगी ऐप पर। जैसा आपको टाइम टेबल बताया था ना ओरिएंटेशन सेशन में कि मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे थर्सडे फ्राइडे और सैटरडे। ठीक है, 5 दिन लगातार आपकी लाइव क्लास, रोज 2 क्लास, एक 5 बजे और एक 9 बजे होगी। गॉट इट? बहुत समझ में आया? तो 1, 2 और 3 तारीख को बस चीजें डिफरेंट है। गॉट इट? चलो, वॉइस बहुत श्रिल आ रही है, थोड़ी सी आवाज कम कर दो। अभी ठीक है? नाउ इट्स गुड। ईयरफोन लगा के इतनी तेज आवाज क्यों कर लेते हो? तो और ये भी हो रहा है मैं बहुत जोर से चिल्ला रहा था। ठीक है, तो इस कारण तुम्हें ज्यादा श्रिल आ रही होगी, तो इसको माइक को मैं बाहर कर लेता हूँ ना यार, वो ज्यादा बेहतर रहेगा। उनको चलो, नाउ इट्स गुड, नाउ इट्स गुड। रेडी?
एक बार चैट में आग लगा दो जरा तेजी से, उसके बाद शुरू करते हैं फिर अपन। अभी एक क्लास ही हो रही है एक दिन में, हाँ आज कल मतलब बीते कल में, आज और आने वाले कल में 3 दिन सिर्फ एक ही क्लास है। 4 तारीख से आपकी 2-2 क्लास शुरू हो जाएगी जब फ्री क्लास वाला सिस्टम खत्म हो जाएगा तो, ठीक है। पॉवर्टी एज ए चैलेंज भी आएगा ना बाबू, पॉवर्टी एज ए चैलेंज भी आएगा, लेकिन पॉवर्टी एज ए चैलेंज से पहले तो पीपल एज रिसोर्स चैप्टर है तो वो पढ़ेंगे अपन। इकोनॉमिक्स में आपके 3 चैप्टर आना है, स्टोरी ऑफ विलेज पालमपुर नहीं आना है। शुरू करें। इंग्लिश, हिंदी और आईटी के लेक्चर्स आपको सैटरडे और संडे में रिकॉर्डेड फॉर्मेट में मिल जाएंगे, ठीक है, ठीक है। आ गया, ठीक है। चलो गाइस, यस यस, बस वो लैग गया, लैग थोड़ा सा आया था, थोड़ा सा आया था, वो यही तो दिक्कत जा रही थी इंटरनेट में, इसके लिए अब नाउ फिक्स्ड। चलो तो हियर वी गो, शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले एक सवाल आप सभी लोगों के लिए, आपको पोल मिल रहा होगा चैट पे, व्हाट इज इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है बताओ। इस क्लास को जब हम कंप्लीट कर लेंगे ना, तो इस क्लास के कंप्लीट नोट जो है वो आपको कहां मिल जाएंगे, टेलीग्राम चैनल पर। नेक्स्ट टॉपर्स का जो ऑफिशियल टेलीग्राम चैनल है वहां पे आपको नोट्स मिल जाएंगे, ठीक है। करेंगे इस पूरे चैप्टर में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन की। मैं आपको समझाऊंगा ह्यूमन क्या है, कैपिटल क्या है, फॉर्मेशन क्या है। लेकिन अगर आपसे पूछ रहा हूं इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमन कैपिटल, इसका मतलब ये नहीं कि जाके 10 रुपए का नोट चिपका दिया सिर पे कि हाँ इन्वेस्ट कर दिया सर, 10 रुपए लगा दिए हमने इनके ऊपर, ठीक है। ह्यूमन कैपिटल में इन्वेस्टमेंट का मतलब क्या होता है, कार्स, बिल्डिंग्स खरीदना, या फिर शिक्षा पे, ट्रेनिंग पे, हेल्थ केयर पे पैसा खर्च करना, या फिर इन्वेस्ट करना मशीन्स और फैक्ट्रीज में, या फिर गिविंग पीपल मोर मनी टू स्पेंड। व्हाट इज ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। तो 3, 2, 1, टाइम अप, टाइम अप, टाइम अप। वेरी गुड, बी इज द राइट आंसर, और 85% बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। इसका मतलब क्या होता है जानते हो तुम, कि क्लास 9th के बच्चे 10th के बच्चों से ज्यादा समझदार है, क्योंकि कल क्लास 10th के बच्चों को पहला सवाल जो दिया गया था उसमें वो फुस हो गए थे। तो वेरी सिंपल थिंग, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन ये होता है कि जब हम क्या करते हैं, शिक्षा, ट्रेनिंग पे और स्वास्थ्य पे खर्च करते हैं, जिससे क्या हो कि आने वाले ह्यूमन बींग्स अच्छे बन के आए। यहीं से चैप्टर आपका शुरू होता है, क्या, पीपल एज रिसोर्स, ठीक है, पीपल एज रिसोर्स, यहां डेवलपमेंट लिख दिया गड़बड़ हो गया, ठीक है, पीपल एज रिसोर्स, यहीं से चैप्टर आपका शुरू होता है। तो आम आदमी यानी कि पीपल यानी कि जनता यानी कि ह्यूमन बीइंग्स, ये रिसोर्स कैसे हो सकते हैं। जैसे हम पढ़ते आए हैं कि लैंड एक रिसोर्स होती है, जमीन पे खेती करते हैं, बिल्डिंग बनाते हैं, फैक्ट्री बनाते हैं, ठीक है। कैपिटल जो पैसा है आपके पास वो भी रिसोर्स है, कि पैसे से ही सारा काम होगा आपका, खेती करना या फिर बिल्डिंग बनाना, फैक्ट्री बनाना, जो भी। लेकिन ह्यूमन बीइंग्स कैसे रिसोर्स हो सकते हैं, तब आपको ये चीज समझना होगी, क्या, कि सारे रिसोर्स अपनी जगह धरे के धरे रह जाएंगे अगर हम मनुष्य उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल नहीं करेंगे तो। लेकिन हम उन रिसोर्सेस का इस्तेमाल कब कर पाएंगे, जब हम लायक बनेंगे। तो जो एक मनुष्य को उन रिसोर्सेस को यूज करने के लायक बनाया जाता है ना, उस प्रोसेस को कहा जाता है ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन, ठीक है। तो सिंपल चीज है, ओवरव्यू ये कहता है कि व्हाई पीपल आर कंसीडर्ड एज अ रिसोर्स, ठीक है। तो अब शुरुआत के 5 से 10 मिनट तुम्हें क्या करना है, शुरुआत के 5 से 10 मिनट तुम्हें बहुत अच्छे से समझना है चीजें। शुरुआत के 5 से 10 मिनट तुम्हें बहुत अच्छे से चीजें समझना है, फिर उसके बाद मैं तुम्हें बताऊंगा कि इन क्लासेस की यूटिलिटी क्या है, नोट्स की यूटिलिटी क्या है। तो जैसे मैंने आपको बताया, चैप्टर शुरू होता है ओवरव्यू से, और वहां पे पहला सवाल निकल के आता है कि व्हाई पीपल आर
आर कंसिडर्ड एज अ रिसोर्स, पीपल एज रिसोर्स क्यों बोल रहे हैं हम, ठीक है, क्वेश्चन मार्क क्वेश्चन मार्क, क्यों, क्योंकि बड़ी सिंपल चीज है कि ये ह्यूमन बींग्स जो है वो क्या करते हैं, उनके पास जितना ज्ञान है, ह्यूमन बींग्स के पास जितना नॉलेज है, ह्यूमन बींग्स के अंदर जितनी स्किल्स है, उस चीज पे ये तय करता है कि वो ह्यूमन बींग्स बाकी सारी चीजों का कुछ कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, ठीक है, तो वही चीज रहता है। तो ह्यूमन पीपल एज रिसोर्स क्यों होते हैं, क्योंकि व्हेन पीपल आर इन्वेस्टेड विथ प्रॉपर हेल्थ, विथ प्रॉपर एजुकेशन, विथ प्रॉपर स्किल्स, तो वो ह्यूमन जाके क्या बनते हैं, ह्यूमन रिसोर्स बनते हैं, जो दूसरे सारे रिसोर्सेस का बेस्ट इस्तेमाल करते हैं। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, कौन सी प्रोसेस को, जब आप क्या करते हो, एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर के थ्रू ह्यूमन बींग्स को ह्यूमन कैपिटल में कन्वर्ट करते हो, जिससे वो ह्यूमन कैपिटल आपकी इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट कर पाए या फिर इकोनॉमी में ग्रोथ लाए। तो इस प्रोसेस को जहां पे आप इंसानों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, किस चीज के थ्रू ध्यान दे रहे हो, आप इंसानों के ऊपर ध्यान दे रहे हो, एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर के थ्रू, उस प्रोसेस को आप कहते हो ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन। अब देखो, बुक उठाओ, ठीक है, मैं आपको बता रहा हूं कि क्लास की यूटिलिटी क्या है। तो क्लास में जिस तरह के मैं आपको नोट्स दूंगा, जैसे फॉर एग्जांपल क्या है कि मैंने आपको ये चीज बताई, अभी ये चीज बताने के लिए मुझे कितना लगा, सिर्फ 3 लाइन लगी। अब ये 3 लाइन का ऑब्जेक्टिव क्या है पता है, ये 3 लाइन का ऑब्जेक्टिव ये है, समझना, ये 3 लाइन का ऑब्जेक्टिव ये है कि ये जो पूरा ओवरव्यू है, इस पूरे ओवरव्यू को आप देखोगे ना, तो व्हाई पीपल आर कंसिडर्ड एज रिसोर्स, वो मैंने आपको बताया, क्यों, क्योंकि जब हम उनके अंदर इन्वेस्ट करते हैं इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ, तो वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होते हैं। तो ये यहां तक कि हमारी ह्यूमन रिसोर्स वाली चीज हमने समझ ली, समझ में आया, तो यहां तक कि हमने ह्यूमन रिसोर्स वाली चीज समझ ली कि उस पूरे पैराग्राफ का जिस्ट इतना ही है कि व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय ह्यूमन रिसोर्स। और ये प्रोसेस जब आप ह्यूमन बींग्स के अंदर इन्वेस्ट कर रहे हो इन द फॉर्म ऑफ एजुकेशन, ट्रेनिंग और हेल्थ केयर, ट्रेनिंग मतलब आप स्किल्स देना, जैसे कि एग्जांपल के तौर पे दे रहा हूं, एक व्यक्ति है, पढ़ लिया, उसने किताब पढ़ ली, उसको सब पता है, दिल्ली की मतलब भारत की राजधानी दिल्ली है, ठीक है, भोपाल मध्य प्रदेश की राजधानी है, उसको नॉलेज सब है, वो हेल्दी भी है, लेकिन उसको काम करते कुछ नहीं आता, स्किल्स कुछ नहीं है, तो वो भी जरूरी है ना। तो इसके लिए क्या होता है कि आप शिक्षा भी दो, वो व्यक्ति स्वस्थ भी होना चाहिए और उसके पास ना किसी ना किसी प्रकार की स्किल्स होना चाहिए, उसके पास किसी ना किसी प्रकार की ट्रेनिंग होना चाहिए। तो वो तीनों चीजें मिलके क्या बनती है, वो तीनों चीजें मिलके एक तरह से क्या बनती है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में एक इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। गॉट द पॉइंट, बताओ। पालमपुर नहीं आ रहा है सर, अभय बैच क्लास 10th में क्लासेस शो नहीं हो रही है। सुनो मेरी बात मेरे लाल, अभी अभय बैच की एक क्लास हुई तुम्हारी एसएसटी की, आज दूसरी क्लास हुई साइंस की, 10th वाले बच्चों को बता रहा हूं, कल तुम्हारी तीसरी क्लास होगी मैथ्स की, उसके बाद से 4 तारीख से आपकी रेगुलर क्लासेस शुरू हो जाएगी, ठीक है, गॉट इट, क्लियर है, वेरी गुड। तो when human beings are invested with proper health and education and skill formation, they turns into human capital. This is human capital. Human capital क्या है? The knowledge and skill which human beings have, ठीक है, जिसका वो इस्तेमाल करते हैं दूसरे रिसोर्सेस को यूज करने के लिए, तो वो ह्यूमन कैपिटल कहलाता है। जैसे लैंड, लेबर, ये सब क्या है, ये फिजिकल कैपिटल में आ जाएगा। तो वैसे ह्यूमन कैपिटल मतलब नॉलेज और स्किल्स जो ह्यूमन बीइंग के पास होते हैं, ठीक है। अब अगर आप जैसे देखोगे तो जब ह्यूमन रिसोर्स होता है, तो मतलब जब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर स्किल्स होती है, जब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होता है, जब ह्यूमन बीइंग्स हेल्दी होते हैं, जब ह्यूमन बीइंग्स के अंदर क्या होता है, कहीं ना कहीं आप देखते हो कि वो शिक्षित है, तो उससे क्या होगा, वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे। और जब वो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट हो जाएंगे ना, तो ह्यूमन रिसोर्स में कन्वर्ट होने के कारण वो क्या करेंगे, वो कहीं ना कहीं आपकी नेशनल प्रोडक्ट में, देखो जीएनपी लिखा है यहाँ पे, जीएनपी का मतलब क्या होता है, अगेन मैं बता रहा हूं, सारे नोट्स ऐसे क्रिस्प है जिससे आपको रिवीजन में मदद मिलेगी, लेकिन इसका मीनिंग भी समझते चलना कि जब आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करते हैं, तो वो एक एसेट में कन्वर्ट होता है। एसेट और लाइबिलिटी भी लिखा है आपकी बुक में। एसेट मतलब क्या, वो चीजें जिससे आपको रिटर्न लौट के आ रहा हो, ठीक है, एसेट यानी कि वो चीज जिससे आपको रिटर्न मिल रहा हो, और लाइबिलिटी मतलब क्या चीज, वो चीज जिससे आपको कुछ रिटर्न नहीं मिल रहा हो। जैसे कि एग्जांपल के तौर पे आपको समझाता हूं, क्या कि आपका एक दोस्त है, वो बहुत पढ़ लिख के अच्छे से आता है एग्जाम के एक दिन पहले, तो वो क्या करता है,
वो आपको बता देता है सब कुछ, तो आप क्या बोलोगे कि मेरा दोस्त मेरे लिए एसेट है। और आपका एक और दोस्त है जो क्या कुछ पढ़ लिख के नहीं आता है, ठीक है, वो ये सोचता है कि तुम्हें जितना पता है वो भी तुमसे पूछ लो और खुद पास हो जाए बस, तो तुम क्या बोलोगे, ये दोस्त तो लाइबिलिटी है, ठीक है, ये दोस्त तो लाइबिलिटी है। फाइन, तो उसमें क्या समझ में आ रहा है आपको, उसमें आपको एक समझ में आ रहा है कि एसेट वो चीज है जिससे आपको फायदा मिल रहा है, लाइबिलिटी वो चीज है जिससे आपको फायदा नहीं मिल रहा है, ठीक है। तो एसेट और लाइबिलिटी को अगर आपको यहां पे समझ, मतलब बेसिक डिफरेंस समझ में आया एसेट और लाइबिलिटी का, तो आपको ये चीज क्लियर हो जाएगी कि जब हम ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करेंगे ना, तो जब आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करोगे तो उससे क्या होगा, वो एसेट में कन्वर्ट होंगे जिससे आपको फायदा मिलेगा। एक पढ़ा लिखा शिक्षित अगर ह्यूमन रिसोर्स है तो वो आपकी इकोनॉमी में क्या करेगा, कंट्रीब्यूट करेगा, इकोनॉमिक ग्रोथ में कंट्रीब्यूट करेगा। तो ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट जो होता है, ठीक है, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि आपकी इकोनॉमी के अंदर जो प्रोडक्शन हो रहा है उसमें कहीं ना कहीं वैल्यू ऐड करेगा, तो आपकी इकोनॉमी को ग्रो करवाएगा। जैसे पहला स्टेटमेंट अगर तुम्हें ध्यान हो तो ह्यूमन कैपिटल लीड्स टू इकोनॉमिक ग्रोथ, तो वही चीज यहां पे बताई गई है, ठीक है। दूसरी चीज अगर आप देखोगे तो क्या हो रहा है कि जब आप ह्यूमन रिसोर्स को डेवलप करोगे तो ह्यूमन कैपिटल को, जब ह्यूमन रिसोर्स कह लो या फिर ह्यूमन कैपिटल कह लो सिनोनिम से, तो जब ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड होगा तो उसका इंपैक्ट क्या होगा पता है, उसका इंपैक्ट ये होगा कि आप आपकी इकोनॉमी में बेहतर परफॉर्म करेंगे। जैसे जैसे हमारी इकोनॉमी में ग्रीन रेवोल्यूशन आया, दो एग्जांपल दिए गए हैं कि हमने क्या करा, हमने 1960s में खूब प्रोडक्शन किया वीट का। वो कैसे कर पाए हम पता है वीट का प्रोडक्शन, क्योंकि हमारे लोगों के पास वो स्किल थी, वो नॉलेज था कि खेती कैसे करना है, ठीक है। जैसे हमारे लोगों ने जब क्या किया, कंप्यूटर चलाना सीखा, तो उससे एक आईटी रेवोल्यूशन आया जहां पे हमने तरह तरह के सॉफ्टवेयर बनाए और हमने पूरे विश्व को सॉफ्टवेयर पहुंचाए। तो अब इन दोनों चीजों को अगर कनेक्ट करोगे तो आपको समझ में आएगा कि अगर ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड है तो उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा इकोनॉमी में, ठीक है। उसका इंपैक्ट आपको देखने को मिलेगा कि ह्यूमन रिसोर्स एक एसेट की तरह इस्तेमाल होगा। और वो डेवलप कैसे होगा, वो डेवलप होगा थ्रू दी एजुकेशन, ट्रेनिंग एंड हेल्थ केयर। समझ गए ये चीज। अब यहां पे आपको इसी चीज को समझाने के लिए बुक में दो कहानियां दी गई हैं। कहानियां किसकी दी गई है, कहानियां दी गई है आपको सकल की और विलास की। सकल और विलास की कहानी बड़ी सिंपल है, कहानी है, मजे मजे में सुनना है तुम्हें। क्या कहानी है भाई साहब, तो दो दोस्त थे लेकिन दोनों दोस्त की अपब्रिंगिंग अलग अलग होती है। सकल जो है तो उसके पिताजी बूटा और उसकी मम्मी शीला, ठीक है, वो खुद पढ़े लिखे नहीं थे लेकिन वो चाहते थे कि उनका बेटा पढ़े, तो उन्होंने अपना पेट काट के अपने बेटे को पढ़ाया। पेट काट के बेटे को पढ़ाया मतलब मेहनत मजदूरी करके, लेकिन बेटा पढ़ता है बहुत अच्छे से, दिल लगा के बेटा पास होता है, ग्रेजुएशन करता है और उसको नौकरी भी मिलती है। और बेटा क्या है फिर एक मल्टीनेशनल कंपनी में अच्छी नौकरी कर रहा होता है। वहीं पे दूसरा लड़का जो था, ठीक है, जैसे बचपन के करण अर्जुन थे, बचपन में साथ खेलते थे, ठीक है, दूसरा लड़का जो था जिसका नाम क्या था, विलास। तो विलास जो है, तो विलास के घर में भी कोई पढ़ा लिखा नहीं था, ठीक है, उसके पिताजी जो थे बीमार रहते थे, आर्थराइटिस के पेशेंट थे, और उसकी माँ जो थी तो मछलियां बेचती थी और घर का खर्चा चलता था। अब इसीलिए विलास ने क्या करा, पढ़ाई लिखाई छोड़ के अपनी माँ के साथ काम करने लगा। लेकिन वो क्या है, वो पढ़ लिख नहीं पाया, तो वो बहुत ज्यादा कुछ अच्छा कर नहीं पाया, और अब क्या है वो खुद भी बीमार रहता है, और वो क्या हो गया, एक तरह से कह सकते हैं कि उतना प्रोडक्टिव अपने आप को डेवलप नहीं कर पाया। अब दोनों कहानी के अंडर करेंट्स क्या है कि सकल ने अपने सकल के माता पिता ने उसके शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान दिया, विलास के माता पिता ने उसके शिक्षा और स्वास्थ्य पे ध्यान नहीं दिया। परिस्थितियां खराब थी, लेकिन दोनों ही एग्जांपल से आपको समझ में आया कि एक जगह ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन हुआ और दूसरी जगह ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन नहीं हुआ। ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या है, जो हमने आगे पढ़ा, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन मतलब कि आप एजुकेशन, हेल्थ और ट्रेनिंग में इन्वेस्ट कर रहे हो, जो कि एक जगह हुआ दूसरी जगह नहीं हुआ। तो इसका इंपैक्ट आपको क्या देखने को मिला, इसका इंपैक्ट देखने को मिला कि किसी ने क्या किया, किसी ने बहुत अच्छा कर लिया जीवन में, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूट किया, कंट्री के लिए काम कर रहा है, और कोई जो है तो वो उतना अच्छा नहीं कर पाया, उसकी खुद की तंगियां उसको परेशान कर रही है, ठीक है। तो ये केस स्टडीज पढ़ी, और केस स्टडीज पढ़ने के बाद हम ये कंक्लूड कर सकते हैं कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट है टू रीच आवर मैक्सिमम पोटेंशियल। हम अपनी पोटेंशियल पे मैक्सिमम पे पहुंच पाए, इसके लिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, इसीलिए ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में आपको यहां पे इस टॉपिक में दो शब्द आते हैं, वर्टियस साइकिल और विशियस साइकिल। अब वर्टियस साइकिल और विशियस साइकिल में आपको समझाऊंगा। यहां तक क्लियर है, बताओ, पानी की बोतल देना, यहां तक क्लियर है, बताओ। जीएनपी मतलब जैसे जीडीपी होता है ना, जीडीपी, जीएनपी, ये इकोनॉमिक्स के टर्म्स है।
अब इकोनॉमिक्स सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं तो इकोनॉमिक्स में ही बताऊंगा मैं आपको। तो जीडीपी, जीएनपी, ये जो टर्म्स, ये टर्म्स क्या कहना चाहते हैं? जीडीपी मतलब ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, कि आपकी कंट्री के अंदर कितना प्रोडक्शन हुआ। ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट, नेशनल प्रोडक्ट में आपकी कंट्री के अंदर अगर बाहर से भी पैसा आया तो उसको भी जोड़ लिया जाता है। ये मैथमेटिकल फॉर्मूलाज पर बेस्ड होते हैं, क्लास 11th में और डिटेल में पढ़ोगे आप इसके बारे में। अभी बुक में है जीएनपी, तो अभी मैं वही बता रहा हूं, ग्रॉस नेशनल प्रोडक्ट मतलब कि आपकी कंट्री में नेशनली कितना प्रोडक्शन हुआ वो। तो एक व्यक्ति अगर, एक ह्यूमन रिसोर्स अगर डेवलप्ड है तो वो ज्यादा से ज्यादा प्रोड्यूस करेगा, समझे? समझ गए? विशियस वर्टियस में बताऊंगा ना अभी। क्लियर हो गया? कितने बच्चे क्लास 11th में इकोनॉमिक्स लेने वाले हैं, कभी सोचा है? अभी रुक जाओ बेटा, 2 साल में ऐसा एसएसटी पढ़ाऊंगा तुम्हें, ठीक है, कि तुम घबराने लगोगे कि यार एसएसटी को छोड़े कैसे। ठीक, ये 11 मतलब जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, एनपीपी, बहुत सारे कॉन्सेप्ट्स होते हैं विच यू आर नॉट रिक्वायर्ड टू गो इनटू द डिटेल। बस इतनी चीज समझ लो कि कंट्री के अंदर प्रोडक्शन जितना हो रहा है वो, ठीक है, नॉन मेड। चलो क्लाइमेट पढ़ेंगे। क्लाइमेट सिलेबस में आ रहा है, नहीं आ रहा है, शायद पीरियोडिक टेस्ट में ही है क्लाइमेट। बस जो जो सीबीएसई के सर्कुलर में है, जो जो आपके फाइनल एग्जाम में आएगा, वो सारे चैप्टर पढ़ेंगे अपन, ठीक है। इंपैक्ट एक बार और समझा दो, इंपैक्ट नहीं बता रहा हूं। जैसे जब ह्यूमन कैपिटल जो है, ठीक है, डेवलप्ड होगा, ठीक है, तो इंपैक्ट ऑफ डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल वो यहाँ पे बताया गया है कि 2 एग्जांपल दिए गए आपको, ब्लू कलर का बॉक्स दिया गया है ना बुक में, उसके दोनों एग्जांपल से समझना कि जब ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड होता है तो उस डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल से आपको क्या देखने को मिलता है कि वो, जैसे एक एग्जांपल, अगर एक डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल है तो वो आपको कुछ अच्छा करके दे देगा। तो वही जैसे ग्रीन रेवोल्यूशन हमारी कंट्री में हुआ, जिसमें हमने क्या करा, एग्रीकल्चर सेक्टर में व्हीट का प्रोडक्शन बहुत बढ़ाया 1960s के टाइम पीरियड में। और वो हम क्यों अचीव कर पाए? क्योंकि हमारे लोग पढ़े लिखे थे, क्योंकि हमारे लोग क्या थे, मतलब नहीं, क्योंकि हमारे लोगों के अंदर वो स्किल थी कि खेती में आप कैसे साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके, हाई यील्डिंग वैरायटी ऑफ सीड्स का इस्तेमाल करके, फर्टिलाइजर्स और पेस्टिसाइड्स का इस्तेमाल करके खेती का प्रोडक्शन बढ़ा सकते हो। सेम इज द केस विद आईटी रेवोल्यूशंस, ठीक है। तो ये जब एक सिर्फ कंटेक्स्ट के लिए, अरे विशियस और वर्टियस तो अभी समझाया ही नहीं है, आधे बच्चे तो घोड़े पे बैठे हुए हैं, ठीक है। विशियस और वर्टियस तो अभी समझाया ही नहीं, वो तो मैं समझाऊंगा तुम्हें, ठीक है। तो अब हो क्या रहा है कि हमने देख लिया ह्यूमन कैपिटल क्या होता है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है। अब ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में भी 2 साइकिल्स हैं, ठीक है। साइकिल्स कैसे हैं? तो पहला साइकिल है विशियस। अब देखो इस चैप्टर के जो जो इंपॉर्टेंट कीवर्ड्स हैं वो सारे के सारे कीवर्ड्स आपको लास्ट में विद डेफिनेशन मिल जाएंगे। अभी मैंने यहां पे इसलिए नहीं लिखा है ताकि नोट्स बहुत बड़े ना हो। नोट्स का ऑब्जेक्टिव ये है कि जितने छोटे होंगे, जितने क्रिस्प होंगे, आप उतनी जल्दी रिवाइज कर पाओगे, समझ रहे हो ना। तो बहुत दिमाग लगा के बहुत बारीकी से नोट्स बने हैं, तो उसकी चिंता मत करना तुम। जैसे विशियस की डेफिनेशन पूछी जाती है, वर्टियस की डेफिनेशन, तो डेफिनेशंस आगे दिए मैंने नोट्स में। अभी के लिए समझो पहले, तो 2 तरह के ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में साइकिल होते हैं, क्वेश्चन में बनता है एग्जाम में। एक होता है वर्टियस साइकिल। वर्टियस साइकिल क्या कहता है? देखो कि सिंपल चीज है, एक पेरेंट्स का ग्रुप जो है वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, ठीक है। एक पेरेंट्स का ग्रुप जो है वो पढ़ा लिखा है, समझदार है, तो वो क्या करते हैं, वो एजुकेशन की और हेल्थ की इंपॉर्टेंस को समझते हैं। तो वो क्या करते हैं, अपने बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन में इन्वेस्ट करते हैं। कैसे इन्वेस्ट करते हैं अपने बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन में? तो वो पेरेंट्स अपने बच्चों के हेल्थ और एजुकेशन में ऐसे इन्वेस्ट करते हैं कि वो अपने बच्चों को पढ़ाते लिखाते हैं, ठीक है। तो अब होगा क्या, समझना, पापा मम्मी, ठीक है, पापा मम्मी ने क्या किया, अपने बच्चे को पढ़ाया लिखाया, उसके ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन में इन्वेस्ट किया। अब दिखती बात है कि उसकी शादी भी किसी ऐसी ही लड़की से होगी ना फिर, कि जिसको उसके पापा मम्मी ने पढ़ाया लिखाया और हेल्थ पे ध्यान दिया, स्किल फॉर्मेशन पे फोकस किया होगा। तो अब क्या हो गया कि जब इनकी शादी होगी तो इनके भी बच्चे होंगे, ऑब्वियसली बच्चे तो होंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा कि क्योंकि इनको एक वर्टियस साइकिल का एडवांटेज मिला था कि एजुकेटेड एंड हेल्दी पेरेंट्स विल टेक केयर ऑफ द एजुकेशन एंड हेल्थ ऑफ देयर चिल्ड्रन, तो when they will become parent they will also take care of the education and health of their children, ठीक है। वो भी अपने बच्चों के एजुकेशन और हेल्थ का ध्यान रखेंगे, समझ गए।
अब होगा क्या कि ये बच्चे भी किसी दिन पेरेंट बनेंगे, ठीक है, तो ये अपने बच्चे का ध्यान रखेंगे। अब ऐसा नहीं होगा कि फिर पोते पाती वापिस दादा दादी को जन्म दे देंगे। साइकिल से मतलब ये है कि एक चेन बन जाएगी कि सब जहां पे शिक्षा और स्वास्थ्य की इंपॉर्टेंस होगी तो आने वाली पीढ़ियों के भी शिक्षा और स्वास्थ्य के बारे में, स्किल फॉर्मेशन के बारे में, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के बारे में सोचा जाएगा। ये होगा वर्टियस साइकिल। अब ठीक इसका अपोजिट कर दो, इसका अपोजिट क्या कर दो, इसका अपोजिट कर देते हैं विशियस साइकिल। विशियस साइकिल में कि अगर पेरेंट्स हेल्थ और एजुकेशन के बारे में उतना अवेयर नहीं है, वो हेल्थ और एजुकेशन के बारे में उतना नहीं सोचते हैं, तो होगा क्या कि वो अपने बच्चे के भी हेल्थ और एजुकेशन के बारे में नहीं सोचेंगे। वो सोचेंगे घर में पैसे की तंगी है, ठीक है कोई बात नहीं, इसको स्कूल से निकाल लेते हैं। लेकिन उससे क्या होगा कि वो बच्चा कभी हेल्थ और एजुकेशन की इंपॉर्टेंस नहीं समझ पाएगा। उसकी शादी होगी तो वो अपने बच्चों के लिए हेल्थ और एजुकेशन के बारे में नहीं सोचेगा। एंड दिस चेन विल बी विशियस साइकिल, जिसमें क्या होगा, जिसमें आप देख रहे हैं कि आपका ह्यूमन कैपिटल एसेट नहीं बन पाएगा, लायबिलिटी रहेगा। और पहले वाले केस में आपका ह्यूमन कैपिटल एसेट हो जाएगा। अब मुझे बताओ विशियस साइकिल में कौन था, सकाल था, ठीक है, विशियस साइकिल में सकाल था या विलास था, कौन था विशियस साइकिल में? इन दी चैट। मुझे नहीं लगता कि हम पास भी होंगे इसे, हिंदी में पढ़ाओ ना बाबू, मैं हिंदी में ही तो पढ़ा रहा हूं। विलास था विशियस साइकिल में, वेरी गुड, आधे बच्चे सही आंसर दे रहे हैं। वर्टियस साइकिल इज साइकिल ऑफ एसेट एंड विशियस साइकिल इज द साइकिल ऑफ लायबिलिटी। नहीं, डेफिनेशन में आप ऐसे लिखोगे, when educated parents knows the importance of health and education and skills, ठीक है, they takes care of the health, education and skill of their children, and in turn when these children will become the parent, they will subsequently take care of the health, education, skill formation of their children, and this will create a cycle where the economy will lead towards development, where the people will be healthy, where the people will create asset for the economy। ठीक है, इनकी डेफिनेशंस मैंने आपको आगे दिए। और वर्टियस में ठीक अपोजिट लिख देंगे कि when a parent is deprived of health and education and they do not know the importance of health and education, they'll not invest in the health and education of their children, and subsequently a cycle will be created where health and education will be neglected। समझे? विलास इज द राइट आंसर, वेरी गुड। नोट्स कहां मिलेंगे? नोट्स मैं आपको टेलीग्राम पे दे दूंगा, और जब हमारी क्लास ऐप पे होना शुरू हो जाएगी तो आपको सारे नोट्स आपको वहीं पे ऐप पे मिल जाया करेंगे, ठीक है। गॉट इट? राजस्थान बोर्ड में सीबीएसई स्टाइल से पढ़ रही हूं। अरे किसी भी स्टाइल से पढ़ो, तुम रजनीकांत स्टाइल से पढ़ो, पढ़ना तो यही चीज है ना, पढ़ना तो यही चीज है एट द एंड। चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं इसी बात पे। इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। तो अगला टॉपिक जैसे अगर आप देखोगे तो हमने इतना समझ लिया, पूरा ओवरव्यू समझ लिया। अब अगला टॉपिक जो आपका वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या होता है? तो जब आपका जैसे ह्यूमन कैपिटल अगर डेवलप्ड है तो डेवलप्ड ह्यूमन कैपिटल इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ, एजुकेशन और स्किल्स, अगर ह्यूमन कैपिटल डेवलप्ड है तो वो कुछ ना कुछ काम करेगा। तो अब काम किस किस प्रकार के होते हैं? तो तीन प्रकार के, तीन सेक्टर्स होते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटीज के, ठीक है। एक्टिविटीज मतलब कि हम जो काम कर रहे हैं ना, एम्प्लॉयमेंट जो हो रहा है, तो वो तीन तरह का होता है, ठीक है। तीन मेन सेक्टर्स हैं, उस पैराग्राफ में सिंपल बताया गया है। तीन मेन सेक्टर्स कौन से? पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर। देखो अगेन मैंने क्या बताया, नोट्स का ऑब्जेक्टिव क्या है कि पूरा चैप्टर आपकी नजरों के सामने से दौड़ रहा होगा बहुत क्रिस्प तरीके से। तो आप रिवाइज करोगे तो आपको धनाधन पता चल जाएगा, हाँ ह्यूमन रिसोर्स कैसे डेवलप होता है, उसके क्या क्या एडवांटेज है, ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन के कुछ इंपैक्ट देखने को मिल रहा है, उससे क्या हुआ, ठीक है। एक विशियस साइकिल, एक वर्टियस साइकिल होता है, एक विशियस साइकिल होता है। फिर उसके बाद हमारे क्या, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन वाली चीज पे। तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड वुमेन जो अगर टॉपिक को उठाया जाएगा तो उसमें क्या होता है, तीन तरह की एक्टिविटीज होती है, तीन मेन सेक्टर्स हैं। पहला सेक्टर क्या है? प्राइमरी सेक्टर। अभी तक जितना अपन ने आधे घंटे में पढ़ा उतना अपन ने 1 मिनट में रिवाइज कर लिया, समझे। पहला सेक्टर अब जैसे हम देख रहे हैं, तो पहला सेक्टर क्या है? तीन मेन सेक्टर होते हैं। पहला सेक्टर होता है प्राइमरी सेक्टर। प्राइमरी सेक्टर क्या होता है? तो वो सारे काम जो कहीं ना कहीं खेती से जुड़े हुए हैं, जो कहीं ना कहीं नेचुरल रिसोर्स से जुड़े हुए हैं, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, प्राइमरी सेक्टर को प्राइमरी इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो बेस है, जहां पे हम क्या कर रहे हैं, नेचर से रिसोर्सेज एक्सट्रैक्ट कर रहे हैं और फिर उनकी क्या कर रहे हैं, खेती कर रहे हैं। या फिर मान लो जैसे मछली पकड़ रहे हैं हम, तो तालाब से नेचर से डायरेक्ट रिसोर्स एक्सट्रैक्ट होता है। तो प्राइमरी सेक्टर में एग्रीकल्चर सेक्टर, एग्रीकल्चरल एक्टिविटीज, फिशिंग, माइनिंग। क्यों माइनिंग भी कैसे? क्योंकि आप प्रकृति से ही तो क्या कर रहे हो,
रिसोर्स निकाल रहे हो। तो जब आप क्या कर रहे हो, जब आप नेचर के ऊपर डिपेंडेंट काम करते हो, जैसे खेती हो गया, मछली पकड़ना हो गया, जानवर पालना हो गया, ठीक है, तो वो सब किस में आ जाएगा, प्राइमरी एक्टिविटी में आ जाएगा। ठीक है, दूसरी तरह की एक्टिविटी होती है सेकेंडरी एक्टिविटी। सेकेंडरी एक्टिविटी क्या होती है पता है, कि प्राइमरी से जो आपने लिया उसको क्या कर दिया, आबरा का डाबरा करके आपने उसको कुछ बना दिया। ठीक है, जब आपने फॉर्म चेंज कर दिया, जब आपने प्राइमरी को क्या कर दिया, सेकेंडरी लेवल पे ले गए, तो वो सेकेंडरी सेक्टर कहलाता है, जिसमें आप क्या कर रहे हो, इंडस्ट्रीज हो गई, आपके मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स हो गए, जहां पे आपने प्रोडक्ट को किसी और चीज में कन्वर्ट कर दिया, रॉ मटेरियल का यूज करके एक फाइनल प्रोडक्ट बना दिया, तो वो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है। और तीसरी एक्टिविटी या फिर तीसरा सेक्टर होता है टर्शरी सेक्टर। टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर भी कहा जाता है, जहां पे आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, लेकिन जहां पे आप क्या कर रहे हो, जहां पे आप किसी प्रकार की सर्विस दे रहे हो। टर्शरी सेक्टर में सर्विसेज आती है, जैसे मान लो क्या है कि मैं एक लाला सेठ हूं, मैंने क्या करा, फैक्ट्री से सामान लिया और फैक्ट्री से सामान लेके किसी और को सामान दे दिया, तो मैंने ना कुछ बनाया ना कुछ किया, बस मैंने तो इसकी टोपी उसके सर करी, लेकिन बीच में मैंने अपने पैसे कमा लिए। तो मैंने क्या करा, मैंने टर्शरी सेक्टर में सर्विस प्रोवाइड करी ट्रेड के फॉर्म में। मैंने सर्विस सेक्टर में, जैसे फॉर एग्जांपल अब क्या हो रहा है, यूं तो टीचर कुछ नहीं बनाते हैं भाई, टीचर देश का भविष्य बनाते हैं, लेकिन फिर भी हम सर्विस सेक्टर में आते हैं। क्यों? क्योंकि हम कोई खेती नहीं कर रहे हैं, ठीक है, हम कोई ऐसा नहीं है कि आधा बच्चा लाया उसको मॉडिफाई करके पूरा बच्चा बना दिया, ठीक है, डीप डाउन लेकिन यही होता है ना कि गीली मिट्टी रहती है, टीचर उस गीली मिट्टी को क्या करते हैं, एक शेप दे देते हैं भाई साहब। ठीक है, तो अगर हम बात करें किस चीज की, टर्शरी सेक्टर की, तो टर्शरी सेक्टर बड़ी सिंपल सी चीज कह रहा है कि जहां पे आप सर्विस प्रोवाइड करते हो, ठीक है, मैं कॉम्प्लिकेट नहीं करता हूं, सिंपल रखता हूं, जैसे एजुकेशन, तो मैंने आपको पढ़ाया, आपने पढ़ लिया, ठीक है, तो हमने ऐसे कुछ मैन्युफैक्चरिंग वाला काम नहीं किया, हमने कोई खेती नहीं करी, समझ में आया? तो हम प्राइमरी और सेकेंडरी में नहीं आए, हम सर्विस प्रोवाइड कर रहे हैं, हम टर्शरी सेक्टर में आएंगे। जैसे हेल्थ, तो अगर आप मान लो डॉक्टर के पास जा रहे हो, तो डॉक्टर भी क्या कर रहा है, स्टेथोस्कोप लगाया, आ करो, ठीक है, आंख ऊपर नीचे करी, पीठ पे बोला सांस लो, चलो ये लो प्रिस्क्रिप्शन, चलो जाओ, ठीक हो जाओगे। ठीक है, तो वो कह रहा है कि जहां पे सर्विसेज प्रोवाइड होती है वो टर्शरी सेक्टर कहलाता है। तो तीन प्रकार के आपके क्या है, तीन प्रकार के तीन मेन सेक्टर्स होते हैं, प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर। क्या आपको प्राइमरी, सेकेंडरी और टर्शरी सेक्टर क्लियर हुआ? अब आपके क्वेश्चन भी यहीं से आते हैं। देखो, एक क्वेश्चन जो मैं आपको बता रहा हूं, तो एक तो आपका ये क्वेश्चन बनता है कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन क्या होता है, ठीक है, ठीक है, ह्यूमन कैपिटल या फिर ह्यूमन कैपिटल कैसे डेवलप की जाती है, तो हेल्थ, एजुकेशन और ये वाली चीज हो गई। दूसरा यही क्वेश्चन बनता है आपका कि व्हाट आर द मेन एक्टिविटीज, तो मैंने सारे टॉपिक्स को वैसे बता दिया, व्हाट आर द मेन इकोनॉमिक एक्टिविटीज, तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, क्लियर है? प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, ये मेन एक्टिविटीज होती है। गॉट इट? प्राइमरी, सेकेंडरी और विशियस साइकिल। टर्शरी सेक्टर वो सेक्टर जिसमें आप कुछ मैन्युफैक्चर नहीं कर रहे हो, जिसमें आप सर्विसेज प्रोवाइड कर रहे हो, जैसे आप गुड्स को इधर से लाके उधर ले जा रहे हो, जिसमें आप जैसे शिक्षा दे रहे हो, जिसमें आप जैसे हेल्थ में आप क्या कर रहे हो, डॉक्टर्स ट्रीटमेंट कर रहे हैं, जैसे ड्राइवर जो अपनी ड्राइविंग सर्विस देता है, वो टर्शरी सेक्टर होती है। अब आप सभी लोगों ने एक फेमस सी मूवी देखी होगी, उस मूवी का नाम है सूर्यवंशम, ठीक है, वो मूवी जब देखी होगी तो वो मूवी एक क्लासिकल एग्जाम्पल है कि कैसे आदमी अलग अलग सेक्टर्स में काम करता है। तो जैसे जब क्या कह सकते हैं, हीरा ठाकुर जो थे वो भेड़ बकरी चला रहे थे, तो ये प्राइमरी सेक्टर में काम कर रहे थे, ठीक है। यही हीरा ठाकुर जब क्या है मैकेनिक का काम करते थे, अब वो बस बना रहे हैं ना, वो बस बना रहे हैं, तो वो सेकेंडरी सेक्टर में काम करेंगे। और वही हीरा ठाकुर जब खुद ड्राइवर बन जाते थे, और ठीक है, तो क्या मेरा थाना वो जो भी है बालम थानेदार, ठीक है, और माइनस हो गया, तो वो जब वो बस चला रहे थे तो वो सर्विसेज दे रहे थे, वो ड्राइवर की सर्विस दे रहे थे एक तरह से, समझ में आया? तो वो टर्शरी सेक्टर में कहलाएंगे। तो ऐसे आप किस तरह का काम कर रहे हो उस हिसाब से आपका काम आइदर इट विल बी इन प्राइमरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर और टर्शरी सेक्टर। अब समझ में आ गया सभी को? बताओ जरा, अब समझ में आ गया? तो ये हमने क्या देख लिया, तीन डिफरेंट प्रकार के सेक्टर्स होते हैं, ठीक है। और जितनी देर में मैंने एग्जांपल बताया होगा, इतनी देर में हीरा ठाकुर जो है, तो हीरा ठाकुर की बीबी कलेक्टर बन गई होगी। हीरा ठाकुर की बीबी थी या बहू थी? बीवी थी ना हीरा ठाकुर, भानु प्रताप की बहू थी। संदीप भैया को इसी चीज के लिए शाउट आउट मिलना चाहिए एक बार। पिक्चरों का रिवीजन तुमने इतना अच्छा करा, इतना स्कूल में पढ़ना गया तेरे से, ठीक है, क्या बात है।
ठीक है, मार्केटिंग कम्स अंडर टर्शरी सेक्टर, यस। चलो देखिए हो सूर्यवंशम, आगे बढ़ते हैं। तो अब आगे बढ़े तो मार्केट वर्सेस नॉन मार्केट एक्टिविटी। अब इकोनॉमिक एक्टिविटीज तो हमें समझ में आ गया कि वो सारी एक्टिविटीज जिनसे हम पैसा कमाते हैं वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज होती है, ठीक है। वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज जो है तो प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, तीन अलग अलग डोमेन में अपन परफॉर्म करते हैं। लेकिन कुछ एक्टिविटीज जो होती है ना वो मार्केट और नॉन मार्केट में भी क्लासिफाई होती है। मार्केट एक्टिविटीज मतलब वो एक्टिविटीज जिसके बदले में काम करने पे हमें पैसा मिलता है, जैसे जिससे हमें रेम्यूनरेशन मिल रहा हो, वो मार्केट एक्टिविटीज होती है। फॉर एग्जांपल मैंने क्या किया, मैंने अगर मान लो एक बाजार में एक दुकान लगाई और उस दुकान में मैंने क्या किया, कुछ सामान बेचा, तो आप जब सामान लेके जाओगे तो आप मुझे पैसे देके जाओगे, तो वो एक मार्केट एक्टिविटी है, ठीक है। आई एम बीइंग पेड फॉर दैट वर्क। लेकिन कुछ काम ऐसे होते हैं जिन्हें हम करते हैं लेकिन करने के हमें पैसे नहीं मिलते हैं, जो हम सेल्फ सेटिस्फैक्शन के लिए, जो हम सेल्फ कंजम्पशन के लिए करते हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण के तौर पे दे रहा हूं कि हम सुबह उठते हैं, सुबह उठ के पूजा पाठ करते हैं, भगवान के हाथ जोड़ते हैं, 10 मिनट 20 मिनट जो भी हम अपना पूजा अर्चना साधना में लगाते हैं, तो उसके बदले में ये नहीं होता लाओ भगवान पूजा कर दी तुम्हारी, अब 2 पैसे मुझे, ठीक है। या फिर भगवान ये नहीं बोलते ला मेरी पूजा करी तो पैसा चढ़ा के जा, है ना। वो एक्टिविटी हम अपने खुद के सेटिस्फेक्शन के लिए कर रहे हैं। तो ऐसी एक्टिविटीज जिनके बदले में कोई मॉनेटरी ट्रांजैक्शंस नहीं होते हैं वो नॉन मार्केट एक्टिविटीज कहलाती है। जैसे कि एक एग्जांपल के तौर पे बताता हूं कि आप बाहर खाना खाने जाओगे तो उस चीज के लिए आप पैसा दोगे। ऐसा नहीं है कि यार बहुत टेस्टी बनाया खाना, आओ लाओ गले मिलने एक बार, अब जा रहे हैं, अब कल आएंगे खाना खाने, भूख लगेगी। तो वो बोलेगा कि वो तो सब ठीक है, पैसे भी देके जाओ। तो वही खाना जब बाहर खाने जा रहे हो तो मार्केट एक्टिविटी है। लेकिन वही खाना जब मम्मी बनाती है तो मम्मी ये नहीं बोलती बेटा ये टिफिन ले जा, ला 50 रुपए दे, नहीं ना। मम्मी वो कर रही है, वो जो टिफिन बना के आपको दे रही है वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए है। समझ में आया? मम्मी ने जो टिफिन बनाया वो सेल्फ कंजम्पशन के लिए। गॉट इट? क्लियर हुआ? ठीक है, चलो बहुत बढ़िया। तो ये हो गया मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज होती है। अब आप जैसे देखेंगे ना तो इसी टॉपिक में आगे बढ़े, अगर पैराग्राफ में एनसीईआरटी सामने रखते चलना, तो जैसे मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज होगी, उसके बाद में थोड़ा और आगे बढ़ते हैं अपन। तो किताब में एक चीज का जिक्र आता है, क्या कि काम तो सभी लोग कर रहे हैं, इकोनॉमिक एक्टिविटीज बाय मेन एंड विमेन लिखा है, लेकिन आपको क्या देखने को मिलता है कि अधिकतर जैसे बूटा जो था, तो बूटा कौन था? बूटा अंकल जो थे ना, अंकल बोल, अंकल रिस्पेक्ट कहां गई, बूटा अंकल। तो बूटा अंकल जो थे तो क्या थे? सकाल के पापा थे। बूटा अंकल काम करने जाते थे तो उनको पैसा मिलता था, उस पैसे तो अपना परिवार चलाते थे, सकाल को पढ़ाया उन्होंने उसी पैसे से। लेकिन जो शीला आंटी थी ना, सकाल की मम्मी भी काम तो करती थी बेटा। कैसे? कि बच्चों को उठाना, तैयार करना, उनका टिफिन बनाना, उनको स्कूल पहुंचाना, घर की साफ सफाई, बच्चे वापस आ गए तो बच्चों की धुनाई, उनकी स्कूल की यूनिफॉर्म धोना, ठीक है, बच्चों को धोना। तो ये सारा काम सकाल की मम्मी भी कर रही थी। लेकिन इसके बदले में सकाल की मम्मी को पैसे नहीं मिलते थे, ठीक है, इसके बदले में सकाल की मम्मी को पैसे नहीं मिलते थे। समझ में आया? तो इकोनॉमिक एक्टिविटीज आर परफॉर्म्ड बाय मेन एंड वुमेन, ठीक है। लेकिन अब आपको क्या देखने को मिल रहा है कि अधिकतर जो मेन रहते हैं तो व्हेन दे डू वर्क दे आर बीइंग पेड फॉर इट, ठीक है, और वो उस पैसे को कमा के लाते हैं, अपने घर परिवार में पैसा बांटते हैं। वही काम अगर क्या होता है, जैसे वही काम अगर आप देखेंगे कि एक महिला के कंटेक्स्ट में अगर देखें तो महिला घर का जब काम कर रही होती है ना, तो महिला के उस घर के काम को, डोमेस्टिक काम को लेकिन वैल्यू नहीं दिया जाता है। और वही काम आप किसी मेड से करवाओगे तो उसके लिए पैसे दे दोगे। तो अगर आप देखोगे जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर में ऐसा होता है कि मेन यूजुअली गो आउटसाइड द होम, दे वर्क, दे विल बी पेड, और जब वो काम करके आएंगे तो वो पैसा लेके आएंगे। लेकिन घर में महिलाएं अगर काम करी तो घर में काम करने के महिलाओं को पैसे नहीं मिलते हैं, डोमेस्टिक एक्टिविटीज को फॉर ग्रांट लिया जाता है। लेकिन एक एक्सेप्शन है। एक्सेप्शन क्या है कि यहां पे अगर महिला लेकिन पढ़ लिख लेगी और पढ़ लिख के क्या करेगी, बाहर काम करने अगर जाएगी ना, तो एजुकेशन का रोल क्या रहेगा कि अगर वो घर पढ़ लिख ली और पढ़ लिख के बाहर काम करने जाएगी तो बाहर काम करने जाने पे उसको क्या मिलेगा? अपने पढ़े लिखे होने का फायदा मिलेगा और वो पैसा कमा सकती है। लेकिन चीजें इतनी आसान नहीं है, समझना। जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर ये है कि मेन के लिए पेड वर्क्स और अपॉर्चुनिटी ज्यादा है, वुमेन के लिए कम है, ठीक है। इसीलिए महिलाएं क्या है, महिलाएं आप जैसे देखेंगे तो अगर मान लो ऑर्गेनाइज सेक्टर है, अब यहां पे एक और टॉपिक आता है ऑर्गेनाइज अनऑर्गेनाइज सेक्टर का, कि अगर मान लो सेक्टर ऐसा है कि जहां पे सबके लिए इक्वल काम है,
तो वो सेक्टर तो अच्छी बात है, लेकिन मोस्टली जब महिलाएं घर से बाहर निकलती काम करने के लिए तो दे आर नॉट बीइंग पेड वेल। ठीक है, विमेन एम्प्लॉयमेंट के लिए जब जाती है तो दे सफर इनसिक्योर जॉब्स, उनको उतनी सिक्योर जॉब्स नहीं मिलती है, दे आर पेड लोअर देन मेन, पुरुष से उनको कंपैरिजन में कम पैसा दिया जाता है। ठीक है, पुअर लीगल प्रोटेक्शन, लीगली उनका कोई प्रोटेक्शन ऐसा नहीं रहता है कि उनकी जॉब जो है तो बहुत सिक्योर रहेगी अगर वो पढ़ी लिखी नहीं है। तो मैंने यहां पे वही बताया, एक्सेप्शन क्या है, रोल ऑफ एजुकेशन। अगर लेकिन महिलाएं पढ़ लिख लेगी तो विमेन अपने एम्प्लॉयमेंट को क्या कर सकती है, स्ट्रांग बना सकती है। जैसे जब विमेन एडमिनिस्ट्रेशन में आ जाती है पढ़ लिख के, मान लो कोई बिटिया क्या बन गई, कलेक्टर बन गई, तो फिर क्या है, फिर उसके साथ डिस्क्रिमिनेशन ना होगा, पढ़ाई कर देगी। तो केस क्या हो रहा है कि एजुकेशन की मदद से विमेन के एम्प्लॉयमेंट को स्ट्रांग बनाया जा सकता है। लेकिन एक जनरल स्टेटमेंट यह है कि डिवीजन ऑफ लेबर है जिसमें मेन जो है एम्प्लॉयमेंट में डोमिनेट कर रहे हैं, विमेन जो है उनकी स्थिति एम्प्लॉयमेंट में या फिर कह सकते हैं कि काम में, इकोनॉमिक एक्टिविटीज में उतनी स्ट्रांग नहीं है। ठीक है, तो ये पूरा पार्ट समझ में आया या नहीं आया बताओ। क्लास कब खत्म होगी, जब चैप्टर खत्म होगा तब क्लास खत्म होगी। अगर ये पूरा पार्ट समझ में आया ना तो एक सवाल का जवाब दो, एक पोल तैयार रखो दोस्त। ठीक है, ये आया आपके सामने सवाल, अभी नहीं आया, कैसे काम करते हो भाई, सवाल क्यों नहीं आया? अच्छा इसके बाद आएगा वो, ठीक है। कहां गया सवाल, है ही नहीं। चलो यहां तक समझ में आया। चलो मैं मुंह से ही पूछ लेता हूं सवाल। एक कंट्री, ठीक है, जिसका नाम है जापान, तो जापान ने अपना ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन कैसे किया, कौन बताएगा मुझे चैट में? अभी तक अपन ने पढ़ा जो, क्लियर है? समझ में आ गया? जापान का डेवलपमेंट के पीछे का कारण बताओ जरा। इन्वेस्टमेंट, कहां इन्वेस्टमेंट कर दी जापान ने? यूएसए के स्टॉक मार्केट में कर दी क्या? नहीं, कहां इन्वेस्ट किया वो तो बताओ। इन्वेस्टमेंट इन ह्यूमंस इन द फॉर्म ऑफ हेल्थ एंड एजुकेशन। और इसी कारण क्या है कि जापान जो है वो डेवलप्ड कहलाया, या फिर कह सकते हैं कि जापान जो उसने अपने कंट्री में ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन किया बाय इन्वेस्टिंग इन ह्यूमन। उनके पास रिसोर्सेज नहीं है। इकोनॉमिक के कोई ग्राफ नहीं आएंगे बाबू, चिंता मत करो, नहीं आएंगे। ठीक है, उनके पास में कोई वो नहीं है, जापान के पास में बहुत ज्यादा रिसोर्सेज वगैरह, फिर भी जापान डेवलप क्यों है? क्योंकि उन्होंने अपने ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन पे काम किया है जापान ने। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगला टॉपिक है आपका क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन। समझना अच्छे से। हमने देखा कि ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन इंपॉर्टेंट है। ह्यूमन कैपिटल अगर प्रॉपरली डेवलप्ड रहेगा तो वो काम करेगा। काम किस तरह से करेगा? वो इकोनॉमिक एक्टिविटीज परफॉर्म करेगा, प्राइमरी सेकेंडरी टर्शियरी, मार्केट एक्टिविटीज, नॉन मार्केट एक्टिविटीज, जेंडर डिवीजन ऑफ लेबर भी समझ लिया, महिलाओं के लिए चैलेंजिंग होता है, वो सारी चीजें। ठीक है, मतलब डन, वो समझ लिया। अब ये ह्यूमन कैपिटल फॉर्मेशन जो है तो वो किस चीज पे डिपेंड करेगा? दो फैक्टर पे, हेल्थ और एजुकेशन पे। और हेल्थ और एजुकेशन ही आपको आपकी पॉपुलेशन की क्वालिटी बताएगी कि आपकी पॉपुलेशन काम योग्य है भी या नहीं है। ठीक है, वो काम की भी है या नहीं है। तो फैक्टर सच एज लिटरेसी रेट, लाइफ एक्सपेक्टेंसी, स्किल फॉर्मेशन। जैसे लिटरेसी रेट से आपको एजुकेशन के बारे में पता चल जाएगा, लाइफ एक्सपेक्टेंसी से आपको क्या पता चल जाएगा? हेल्थ के बारे में कि लोग हेल्थी है कि नहीं। अच्छा, अब ये एक एक शब्द अपने आप में कीवर्ड बन के आ जाते हैं इस चैप्टर से। ठीक है, इस चैप्टर से आपको क्या देखने को मिलता है कि एक एक शब्द जो है कीवर्ड बन के आते हैं। जैसे लिटरेसी रेट क्या होता है? ठीक है, तो द प्रपोर्शन ऑफ पॉपुलेशन इन द एज ग्रुप ऑफ 7 एंड अबव, 7 साल और 7 साल से ऊपर की पॉपुलेशन जो पढ़ना और लिखना जानती है वो क्या कहलाएगी? वो लिटरेट पॉपुलेशन कहलाएगी, है ना। फिर क्या हो जाएगा? फिर लाइफ एक्सपेक्टेंसी मतलब द एवरेज लेंथ ऑफ द एवरेज नंबर ऑफ इयर्स व्हिच अ पर्सन इज एक्सपेक्टेड टू लिव, कि एक व्यक्ति अगर पैदा हुआ तो इतना तो चलेगा ही चलेगा, वो लाइफ एक्सपेक्टेंसी होता है। स्किल फॉर्मेशन मतलब कि दी स्किल्स ह्यूमन बीइंग्स है। तो ये सारी चीजें तय करती है कि आपकी कंट्री की पॉपुलेशन की क्वालिटी कितनी है या नहीं है। ये क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन वाला टॉपिक है। तो अब क्वालिटी ऑफ पॉपुलेशन कैसे तय करोगे? तो चलो पहले एजुकेशन की बात करते हैं। ठीक है, एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है? एजुकेशन वाला पूरा पैराग्राफ, पूरा टॉपिक जो है आपको 2-3 चीजें बताता है कि एजुकेशन की इंपॉर्टेंस क्या है। तो एजुकेशन की इंपॉर्टेंस ये है कि एजुकेशन से इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज एनहांस होती है। फॉर एग्जाम्पल,
अगर मान लो एक व्यक्ति है जो शिक्षित है, तो वो क्या कर सकता है, वो अपनी पॉसिबिलिटीज को एनहांस कर सकता है। वो शिक्षित है तो वो कुछ नई चीजें शुरू कर सकता है, वो नई चीजों के बारे में, अगर वो पढ़ा लिखा है तो उसको ज्ञान होगा ना, किसी चीज का ज्ञान है तो मतलब वो काम कर सकता है। ठीक है, तो इनहांस्ड इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज। ठीक है, एजुकेशन की एक इंपॉर्टेंस क्या है कि इनहांस इंडिविजुअल अपॉर्चुनिटीज, कि हर एक व्यक्ति अपने अपने स्तर पर अगर पढ़ा लिखा है तो वो 4 चीजें ज्यादा कर सकता है। एजुकेशन से दूसरा फायदा क्या मिलेगा कि अगर लोग पढ़े लिखे हैं, जब वो 4 चीजें कर सकते हैं तो दिखती बात है वो 4 चीजें जब करेंगे तो नेशन के अंदर क्या होगा, इनकम जनरेट होगी। ठीक है, तो इट कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इनकम। एजुकेशन कंट्रीब्यूट्स टू नेशनल इनकम। एजुकेशन से आपको नेशनल इनकम मिलती है। ठीक है, पैसा मिलता है। तीसरी चीज क्या है, सोशल डेवलपमेंट। एजुकेशन से क्या होता है, एजुकेशन से आपको देखने को मिलता है कि समाज में एक तरह से क्या होता है, बोलते ना कि एक यूरोपियन कंट्री जो है, तो एक यूरोपियन कंट्री का स्टेटस ऑफ मतलब जो लिविंग स्टैंडर्ड है वो इंप्रूव्ड है। क्यों इंप्रूव्ड है, क्योंकि वहां पे लोग पढ़े लिखे हैं, तो वो इन जनरल एक सोसाइटी का स्टैंडर्ड सेट हो गया है। वैसे अगर आप देखोगे तो जब शिक्षित रहेंगे लोग तो उसका एक फायदा ये रहेगा कि इंडिविजुअल डेवलपमेंट तो होगा। अब एक इंडिविजुअल डेवलप्ड है, 2 इंडिविजुअल डेवलप्ड है, 3 इंडिविजुअल डेवलप्ड है, तो जब सारे एक एक इंडिविजुअल डेवलप्ड है तो इन जनरल सोसाइटी भी डेवलप्ड होगी। ठीक है, तो ऐसे सोशल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। समझ में, ऐसे सोशल डेवलपमेंट आपको देखने को मिलेगा। एजुकेशन का एक और फायदा क्या है कि एजुकेशन से अब आप नहीं, मतलब फायदे तो तीनों हो गए यहां पे। फायदे समझ में आए? प्रशांत सर को पोल देना सिखा दो। प्रशांत सर बच्चे थोड़ी हैं, उन्हें भी आता है पोल देना। देंगे, कल है ना तुम्हारी साइंस की क्लास, कल क्लास 9th की साइंस की पहली क्लास कल है। हाँ जी,